से टॉपिक्स है जिसमें से क्वेश्चंस आने के चांसेस है। तो क्वेश्चंस को रीड करो तो आपको ध्यान से करना है, आपको आराम से समझ के करना है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने ये नहीं किया है, आई वुड नॉट रिकमेंड अभी आप इस पे एनर्जी स्पेंड करो, क्योंकि इसको याद रखना डिफिकल्ट है, इसको समझने में टाइम लगता है। बट अगर आपने किया हुआ है तो उसको डेफिनेटली आप रिवाइज करो। नंबर वन थिंग, नॉट जस्ट PYQs, वी आर गोइंग बियॉन्ड दैट, वी आर ट्राइंग टू प्रिडिक्ट व्हाट माइट कम। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले बायोलॉजी में ऐसे कौन से 10 टॉपिक्स है जो आप डेफिनेटली स्किप नहीं कर सकते अगर IIT 2026 को क्रैक करना आपका गोल है। तो रिमेंबर वन थिंग, IIT 2026 में बायोलॉजी जो है वो इक्वल वेटेज रखेगा, इनफैक्ट सारे ईयर में रखता ही है। बट ऐसे कौन से टॉपिक है जो आप डेफिनेटली स्किप नहीं करेंगे ताकि आपकी जो मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी है वो इंक्रीज हो पाए। एक चीज हमें ध्यान में रखनी है कि IIT का जो एग्जाम है उसका पैटर्न क्या है। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, बट हम ये ध्यान में रखेंगे कि IIT जो एग्जाम है वो किस टाइप के क्वेश्चंस को फेवर करता है, क्या उसका पैटर्न है, उसको ध्यान में रख के मैंने ये एनालिसिस किया है आप सबके लिए। इनफैक्ट इस वीडियो के एंड तक सबसे पहले आपको टॉपिक्स तो मिल ही जाएंगे 10 जो आपको स्किप नहीं करने हैं। उसके साथ साथ आपको ये भी आइडिया हो जाएगा जब आप अपने टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे, जब आप बायोलॉजी को रिवाइज करेंगे तो ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो बन सकते हैं अलग अलग टॉपिक से, आप ये खुद फिगर आउट कर पाएंगे। तो ये चीज़ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। रिमेंबर वन थिंग, नॉट जस्ट PYQs, वी आर गोइंग बियॉन्ड दैट, वी आर ट्राइंग टू प्रिडिक्ट व्हाट माइट कम। ऑब्वियसली कुछ मैं क्लेम नहीं कर रही हूँ, बट वी आर स्टिल ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ द एग्जाम, ताकि हमें समझ में आए कि कैसे टॉपिक्स आ सकते हैं, कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। रिमेंबर, ज़्यादातर प्रिपरेशन जो होती है वो किसके बेसिस पे होती है कि क्या ऑलरेडी पूछा जा चुका है। आज जो हमारा डिस्कशन है वो ये होने वाला है कि क्या आ सकता है, प्रिडिक्ट करने का ट्राई करेंगे एग्जाम के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए, ताकि हमें ये समझ में आए कि हमें अपनी जो एनर्जी है लास्ट के 10 डेज में कहाँ पे स्पेंड करनी है। रिमेंबर, सिर्फ फ्रीक्वेंसी एनालिसिस नहीं हो रहा है यहाँ पे। फ्रीक्वेंसी एनालिसिस क्या होता है कि PYQ के पेपर्स को देख लिया एंड देन फिर हमने बोल दिया कि ये क्वेश्चंस आए हुए हैं तो वही आएंगे। फ्रीक्वेंसी एनालिसिस नहीं है, इट इज एन एनालिसिस ऑफ द पैटर्न ऑफ द पेपर। पेपर का पैटर्न क्या होता है हमें वो देखना है। एंड कोई भी जो एग्जामिनर है, जो भी प्रोफेसर्स क्वेश्चंस को सेट कर रहे हैं, वो उन क्वेश्चंस को क्यों सेट कर। रिमेंबर, मैं खुद आईएसए पुणे से हूँ और एक चीज़ मैंने अपने प्रोफेसर्स को देखा है, वो किस टाइप का माइंडसेट रखते हैं लैब में पढ़ाते हुए। तो इस चीज़ से मैं काफ़ी रिलेट कर सकती हूँ। इफ़ आई हैव 30 टॉपिक्स, 30 चैप्टर्स अक्रॉस 2 years, तो कौन सा मैं पिक करूँगी या फिर कौन से एक प्रोफेसर जो खुद एक साइंटिस्ट है वो पिक करेगा, और क्या उसका बेसिस रहेगा, वो हमारा एनालिसिस होने वाला है। सबसे पहले एक चीज़ समझते हैं कि ऐसा कौन सा पैटर्न है जो रिपीटेडली IIT फॉलो करता है। रिमेंबर, टॉपिक की बात नहीं कर रही हूँ, पैटर्न की बात कर रही हूँ। सबसे पहली चीज़, एक फिल्टर जो आप लगा सकते हो जब भी आप पढ़ रहे हो बायो का कोई भी टॉपिक, आप ये देख सकते हो क्या ये कोई फेमस एक्सपेरिमेंट है जिसने साइंस में कोई नई डिस्कवरी को लेके आने में हेल्प किया। रिमेंबर, जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनमें लॉजिक होता है, एंड जब आप IIT एग्जाम दे रहे हो तो आप साइंस की वर्ल्ड में स्टेप इन कर रहे हो, तो आपके पास भी वो लॉजिक होना चाहिए। तो इसीलिए जो एग्जाम सेटर्स है वो एक्सपेरिमेंट्स पे बहुत फोकस करते हैं। वो एक्सपेरिमेंट किस तरीके से हुआ था, क्या लॉजिक, साइंस के बारे में आपको उस एक्सपेरिमेंट से क्या समझ में आता है, क्या नई डिस्कवरी थी। अगर ऐसा कोई भी एक्सपेरिमेंट है, फॉर एग्जाम्पल आपके जेनेटिक्स वाले सेक्शन में आपके पास मिलर यूरी जो एवोल्यूशन का एक एक्सपेरिमेंट है, मेल्सन स्टेल्थ वाला जो एक्सपेरिमेंट है जिसमें DNA का लेबलिंग हुआ था, दैट इज समथिंग दैट यू शुड नो। जेनेटिक्स में जितने भी आपके एक्सपेरिमेंट रहेंगे या फिर किसी भी टॉपिक में एक्सपेरिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर आते हैं हम सेकंड टाइप जो IIT काफ़ी फेवर करता है, क्योंकि काफ़ी बार ट्रेडिशनली लोगों को क्या लगता है कि बायोलॉजी है और मैथ है वो दोनों अलग स्पेक्ट्रम में है। बट रिमेंबर वन थिंग, टॉप इंडियन इंस्टीट्यूट्स जो साइंस पे फोकस करते हैं वहाँ पे इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन को प्रमोट किया जाता है। तो इसीलिए इसी माइंडसेट को फॉलो करते हुए जो क्वांटिटेटिव एंगल है, जो बायोलॉजी में मैथ का जो एंगल है, उसको भी IIT फेवर करता है। जो भी हमारे प्रोफेसर्स हैं वो चाहते हैं कि जब आप बायो पढ़ो तो आपको ये माइंडसेट नहीं रखना चाहिए कि बायो और मैथ का कोई रिलेशन नहीं है। तो इसीलिए क्वेश्चन जो होंगे, काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें कैलकुलेशन, इक्वेशंस इन्वॉल्व होती है, राइट। तो परसेंटेज काउंट करना, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, जैसे कि आपका पॉपुलेशन के जो ग्राफ्स है, आपके एवोल्यूशन में जो ग्राफ्स है, या फिर पॉपुलेशन जो आपका ग्रोथ है, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन वाले जो इक्वेशंस है, हार्डी-वाइनबर्ग की जो इक्वेशंस है, उस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। रिमेंबर, हम क्या डिस्कस करें, हम डिस्कस करें किस
टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कौन सा पैटर्न रिपीट होता है, ताकि आप खुद भी जब आप एनालाइज कर रहे हो अपना खुद का प्रिपरेशन या जब आप रिवाइज कर रहे हो, आपके माइंड में ये चीज़ रहे कि हाँ ये तो इस पैटर्न को फिट करता है, तो डेफिनेटली मुझे इसको ज़्यादा ध्यान से करना चाहिए। फिर आते हैं हम थर्ड वाले पैटर्न में, जिसमें कोई स्टेप होता है, मल्टीपल स्टेप से कोई प्रोसेस जा रहा होता है। जैसे रेप्लिकेशन में मल्टीपल स्टेप है, ट्रांसलेशन में मल्टीपल स्टेप्स है, जैसे कि आपके ग्लाइकोलाइसिस में मल्टीपल स्टेप्स है। अब स्टेप वाले जो टॉपिक है उसके साथ प्रॉब्लम क्या आती है, जो स्टेप वाले टॉपिक्स होते हैं, अगर आप एक बायो के स्टूडेंट नहीं हो तो एक बार में बहुत ज़्यादा मल्टी स्टेप वाले जो प्रोसेसेस है उसको याद करने में आपको डिफिकल्टी हो सकती है। बट डेफिनेटली ऐसे कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो आप इजीली कर सकते हो, जैसे रेप्लिकेशन जो है वो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो, एक्शन पोटेंशियल जो है न्यूरॉन्स में वो आप इजीली समझ सकते हो। तो कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें मल्टीपल स्टेप्स होते हैं वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। ग्लाइकोलाइसिस भी उसमें आ जाता है, पूरा जो आपका फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन वाले जो रिएक्शंस है वो आ जाते हैं। बट वो डिफिकल्ट हो सकता है अगर आपने अभी तक नहीं किया है, बट जो आपने किया है, जो चैप्टर्स एंड टॉपिक्स आपने किए हैं उसमें आप ये देख सकते हो कि कहाँ कहाँ पे मल्टीपल स्टेप वाले प्रोसेसेस आ रहे हैं, उनके स्टेप्स, उनका लॉजिक, उनका सीक्वेंस आपको याद रखना है। फिर आते हैं हमारे फोर्थ फिल्टर पे। फोर्थ फिल्टर हो जाएगा कोई लेबल डायग्राम हो। आई एम नॉट सेइंग हर एक डायग्राम इंपॉर्टेंट है, पर लेबल डायग्राम जैसे कि नेफ्रॉन का डायग्राम हो गया, न्यूरॉन का डायग्राम हो गया, प्लाज्मिड को स्टडी करना, प्लाज्मिड का जो मैप होता है उसको स्टडी करना, उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे जो लेबल डायग्राम है जो प्रोसेसेस में, एक्सपेरिमेंट्स में हेल्प करते हैं, वो आपको ध्यान में रखना है। फिर आते हैं फिफ्थ चीज़ पे जो कि काफ़ी बार होता है, दैट इज मैचिंग। मैचिंग टाइप क्वेश्चंस आते हैं, जैसे हार्मोन और उनका सोर्स, एंजाइम एंड उनका लोकेशन, स्पेसिफिकली ऐसी चीज़ों का जो मल्टीपल चैप्टर्स में रिपीट होते हैं, तो वो भी काफ़ी बार आईआईटी इंक्लूड करता है। फिर आते हैं एनसीईआरटी सटलिटी। एनसीईआरटी सटलिटी बेसिकली क्या है, काफ़ी बार एनसीईआरटी में ऐसे स्टेटमेंट दिए हुए हैं जो आपको लगेंगे कि जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको लगेगा जो रॉन्ग ऑप्शन है वो आपका ऑब्वियस चॉइस बन जाता है। कई बार आपको लगता है वही करेक्ट होने वाला है, बट वहीं पे आता है ट्रैप एंड ऑब्वियस आंसर्स कई बार क्या होते हैं, रॉन्ग होते हैं। तो आप जो है क्वेश्चन पढ़ते टाइम कहीं पे भी कोई चीज़ थोड़ी सी अटपटी लगे तो वो काफ़ी बार एग्जामिनर इंक्लूड करता है, ताकि वो आपकी ऑब्जर्वेशन, रीडिंग स्किल, कॉम्प्रिहेंशन स्किल को अच्छे से टेस्ट कर पाए। ऑलराइट, सो इससे हमें क्या समझ में आ गया कि कैसे अक्रॉस डिफरेंट टॉपिक्स कौन कौन से फिल्टर्स है जिससे हम समझ सकते हैं कि वो आईआईटी में आ सकता है या फिर नहीं आ सकता है। रिपीटिंग इट अगेन, कोई एक्सपेरिमेंट हो, कोई न्यूमेरिकल, नंबर बेस्ड, फॉर्मूला बेस्ड या फिर ग्राफ बेस्ड टॉपिक हो, कोई मल्टीपल स्टेप वाला कोई कॉन्सेप्ट हो जिसमें कोई प्रोसेस हो रहा है जिसमें मल्टीपल स्टेप है, एंड देन लेबल डायग्राम्स स्पेशली प्लाज्मिड वाले जो डायग्राम्स है, आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो डायग्राम बनता है उसको समझ पाना, दैट इज इम्पॉर्टेंट। नेचुरल मैचिंग पेयर्स, तो कहाँ से आया, किस चीज़ पे एक्ट करता है, कोई एंजाइम, उसका फंक्शन, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनेल उसका फंक्शन इंपॉर्टेंट है। और ये सटलिटी वाला जो है इट्स समथिंग जो आपको कॉम्प्रिहेंशन में हेल्प करेगा। बेसिकली आप जब क्वेश्चंस को रीड करो तो आपको ध्यान से करना है, आपको आराम से समझ के करना है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काफ़ी बार जो आंसर है जो रॉन्ग होता है वो ऑब्वियस लगता है कि वही करेक्ट होगा, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। नेक्स्ट आते हैं एग्जैक्ट टॉपिक्स क्या क्या है, कौन कौन से टॉपिक्स है जिसमें से क्वेश्चंस आने के चांसेस है। बिकॉज हमने पैटर्न को समझा है तो हमें समझ में आएगा कि ये जो टॉपिक्स मैंने लिस्ट किया आपके लिए टॉप 10 वो इम्पॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे तो ये प्रिडिक्टेबिलिटी के बेसिस पे है, इट इज़ नॉट जस्ट जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट। इसमें क्या क्या आता है, सबसे पहले आता है आपका डीएनए एंड उसके रिलेटेड क्लासिकल एक्सपेरिमेंट्स, डीएनए का स्ट्रक्चर, डीएनए का ओवरऑल कैसे उसको हमने फिगर आउट किया कि डीएनए इज द हेरिडिटी मटेरियल, उससे रिलेटेड जो आपके एक्सपेरिमेंट्स है जेनेटिक्स में वो आ जाएंगे। जेनेटिक्स एंड पॉपुलेशन जेनेटिक्स, ठीक है, सो जेनेटिक्स ओवरऑल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेंडेलियन जेनेटिक्स, पेडिग्री एनालिसिस भी इसमें आएगा लेटर ऑन, बट इसमें फॉर एग्जांपल आपको पनेट स्क्वायर बनाना आना चाहिए, रेशियोज फिगर आउट करने आना चाहिए, दैट इज इम्पॉर्टेंट। रेस्पिरेशन
सेलुलर रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है स्पेसिफिकली कहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कैसे चेंज होता है, वो पूरा प्रोसेस अगर आपने किया हुआ है तो आप उसको एक बार रिवाइज कर सकते हो। फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। मैं बोलूँगी पूरा जो प्लांट फिजियोलॉजी है उसमें सेलुलर रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस आपको करना चाहिए। एंड देन उसके बाद आता है हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो सिस्टम्स है स्पेशली एक्सक्रीशन, उसके बाद आपके रेगुलेशन, जो अलग अलग फीडबैक लूप्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देन यू हैव बायोटेक्नोलॉजी एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें आपको समझना है कि कैसे एक फॉरेन डीएनए ऑफ इंटरेस्ट को किसी भी सेल के अंदर इंसर्ट किया जाता है, क्या क्या प्रोसेसेस उसमें इन्वॉल्व है, प्लाज्मिड को कैसे रीड किया जाता है, सिलेक्ट कैसे किया जाता है, वो इंपॉर्टेंट है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ओवरऑल इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। फिर आएंगे हम इकोलॉजी में। द थिंग दैट आई लव अबाउट इकोलॉजी इज इट्स वेरी सिंपल। कोई भी एक नॉन बायो स्टूडेंट बहुत इजीली इस यूनिट को पढ़ के समझ के कर सकता है। ईजी है इट्स कंपेयर टू मोस्ट ऑफ द अदर टॉपिक्स। बहुत ज़्यादा डीप बायो नहीं है उसमें। तो इकोलॉजी इज़ इम्पॉर्टेंट। इकोलॉजी में आपको पता होना चाहिए कि कैसे इंट्रैक्शन होता है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म, में काफ़ी बार रिपीटेड टॉपिक है। उसके आने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। फिर पॉपुलेशन ग्राफ्स एंड ऑल, वो आपको पता होना चाहिए। एक एक करके सारे टॉपिक्स के डेप्थ में भी जाएंगे, बट अभी आप देख रहे हो ओवरऑल। फिर इवोल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या थियोरीज है, कैसे लाइफ इवॉल्व हुई ऑन अर्थ, इसमें जो एक्सपेरिमेंट्स है वो इंपॉर्टेंट है। हार्डी-वाइनबर्ग प्रिंसिपल, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसका इम्प्लीकेशन क्या है, कुछ नहीं पढ़ोगे तो इवोल्यूशन में एटलीस्ट यू शुड रीड दैट थिंग। उसके बाद जो ग्राफ है, पॉपुलेशन कैसे स्टेबलाइजेशन के टुवर्ड्स जाता है, अडेप्ट कैसे होता है, वो इंपॉर्टेंट है। फिर आएंगे हम रिप्रोडक्शन एंड एंडोक्राइनोलॉजी। इसमें क्या होगा, बेसिकली हार्मोन्स जो है वो कैसे अलग अलग प्रोसेसेस को कंट्रोल करते हैं, वो आपको देखना है। एंड लास्टली सेल बायोलॉजी, जिसमें एंजाइम्स एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्यूनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से एंटीबॉडी एंटीबायोटिक का जो रिलेशन है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड एंजाइम में भी जो आपका एक्टिव साइट है वो इम्पॉर्टेंट है। एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो कौन कंट्रोल करता है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ गोइंग ऑन टू द एक्चुअल, एक एक करके देखते हैं किसमें क्या देखना है हमें। देखो, डीएनए एंड क्लासिकल एक्सपेरिमेंट्स में आपको क्या देखना है, क्या चुका है, ऑलरेडी आ चुका है। इसमें जो एक्सपेरिमेंट, जो आइसोटोप लेबलिंग वाला एक्सपेरिमेंट है 14 एंड 15 डीएनए 15 नाइट्रोजन वाला, दैट इज समथिंग जो ऑलरेडी आ चुका है, उसको आप एक बार रिवाइज करिए। पीसीआर का जो पूरा प्रोसेस है उसमें मल्टीपल क्या क्या स्टेप्स है वो आप एक बार देख लीजिए, ये टॉपिक ऑलरेडी आ चुका है। पीसीआर में ओकाज़ आके फ्रैगमेंट्स क्यों नहीं होते, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। रिलीजिंग फैक्टर, जो आपके ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड रेप्लिकेशन, ये जो 3 प्रोसेस है उसको आपको एक बार स्टडी करना है। ये ऑलरेडी टेस्टेड है, बट क्या ऐसा है जो टेस्टेड नहीं है बट फिर भी पैटर्न को फिट करता है। ग्रिफिथ एंड एवरी का ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, दैट एक्सपेरिमेंट, हर्शी चेज द 32 फॉस्फेट एंड द फॉस्फरस एंड 35 सल्फर एक्सपेरिमेंट, जिसमें उन्होंने बैक्टीरियोफेज को लेबल किया था अलग अलग रेडियो एक्टिव आइसोटोप से। ये एक्सपेरिमेंट आप देख लीजिए। लैक ऑपेरॉन जो पूरा सिस्टम है वो आप अच्छे से समझ लीजिए। और रेप्लिकेशन जो ओवरऑल प्रोसेस है उसमें कौन सा एंजाइम पार्टिसिपेट करता है, प्रोकैरियोट वर्सेस यूकैरियोट, ये भी आप अच्छे से समझ लीजिए। सो इससे 2 से 3 क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं। टॉकिंग अबाउट चांसेस, हिस्टोरिकली आया हुआ है ऐसे 2 से 3 क्वेश्चंस। फिर आते हैं हम जेनेटिक्स एंड पॉपुलेशन जेनेटिक्स में। इसमें क्या आ गया, पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस बहुत कॉमनली पूछा हुआ टॉपिक है, तो वो आपको एटलीस्ट पता तो होना चाहिए क्योंकि रिपीट होने के भी चांसेस है। फिर आएगा सीड कोट। जो सीड कोट है उसका जो आपका जेनेटिक मेकअप है वो किसके सिमिलर होता है, किसके साथ आइडेंटिकल होता है, मैटरनल टिश्यू। सो सीड कोट वर्सेस एम्ब्रियो, ठीक है, वर्सेस एंडोस्पर्म, इसका जो जेनेटिक मेकअप है, डिप्लॉयड ट्रिप्लॉयड, ये वाली जो कंडीशन है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने ऑलरेडी बोला, हार्डी-वाइनबर्ग कंडीशन, इक्विलिब्रियम, वो आपको पता होना चाहिए। डायरेक्शनल वर्सेस स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, जो ग्राफ है वो किस डायरेक्शन में जाएगा, गिवन अ सर्टेन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन पे अगर एक टाइप का प्रेशर अप्लाइड है तो फिर जो आपका पॉपुलेशन है वो किस डायरेक्शन में मूव करता है, कैसे अडेप्ट होता है, उस पर कुछ ग्राफ्स है जो आपको पता होने चाहिए। फिर और क्या क्या आने के चांसेस है, जैसे लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन बेस्ड जो क्वेश्चन है, ठीक है, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन का जो फ्रीक्वेंसी है बेस्ड ऑन कि हाउ क्लोजली दे आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम, ये एक टॉपिक है जो अभी तक नहीं आया है, जो आ सकता है, जो आपको करना चाहिए, ठीक है, लिंकेज वाला जो ओवरऑल थिंग है। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आने के बहुत चांस है। कोडोमिनेंस
क्रॉसेस आपको जो आपका पनेट स्क्वायर वो पता होना चाहिए, एंड ओवरऑल जो फ्रीक्वेंसीज है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में वो आप देख सकते हो। प्लायोट्रॉपी के बारे में आपको पता नहीं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है, बट प्लायोट्रॉपी यू शुड नो। सिमिलरली कैसे आपके हार्डी वाइनबर्ग से रिलेटेड फ्रीक्वेंसी बेस्ड न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, ठीक है। सो आपको जेनेटिक्स में क्या करना है, हार्डी वाइनबर्ग प्रिंसिपल करना है, जो ग्राफ्स है आपकी डायरेक्शनल वर्सेस स्टेबलाइजिंग वर्सेस बायमोडल सिलेक्शन कौन से में जाएगा, वो पेडिग्री एनालिसिस आपको करना आना चाहिए। फिर गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, आपका नेक्स्ट टॉपिक है सेलुलर रेस्पिरेशन एंड एटीपी। बेसिकली सेलुलर रेस्पिरेशन का जो ओवरऑल प्रोसेस है, उसका जो रिएक्शन का जो सीक्वेंस है वो आपको पता होना चाहिए। उसमें क्वेश्चन आ चुके हैं, उसमें जो आपके मेम्ब्रेन बेस्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कॉम्प्लेक्सेस है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नाउ दिस इज अ कोर बायो टॉपिक। अगर आपने ये नहीं किया है, आई वुड नॉट रिकमेंड अभी आप इस पर एनर्जी स्पेंड करो, क्योंकि इसको याद रखना डिफिकल्ट है, इसको समझने में टाइम लगता है। बट अगर आपने किया हुआ है तो उसको डेफिनेटली आप रिवाइज करो कि ओवरऑल वो प्रोसेस कैसे चलता है, क्या चीज़ें कहाँ पे होती है, कौन से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में क्या होता है, मैट्रिक्स में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर रेस्पिरेटरी क्वेश्चन के बारे में अभी तक कोई क्वेश्चन आया नहीं है, वो आ सकता है, दैट यू शुड गो ओवर वंस। फिर उसके बाद कितना एटीपी बनता है गिवन वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल, सो वो जो रेशियोज है वो कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। फिर फर्मेंटेशन वाला जो प्रोसेस है उसमें लैक्टेट वर्सेस इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, दिस यू शुड नो, ठीक है। सो ये जो ओवरऑल रेस्पिरेशन का जो पूरा प्रोसेस है, इवन फोटोसिंथेसिस का जो पूरा प्रोसेस है, वो आप एक बार अच्छे से देख सकते हो। फोटोसिंथेसिस में एग्जैक्टली आपको क्या देखना है, देखिए प्रोटॉन ग्रेडियंट लूमेन वर्सेस स्ट्रोमा में कैसा रहता है, किस डायरेक्शन में बढ़ता है। C3 वर्सेस C4 का जो अडेप्टेशन है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर एंड जो कर्व्स बनते हैं, दैट यू शुड नो। फंक्शन ऑफ द कैरोटिनॉइड, ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्या क्या नहीं पूछा गया है, एंगलमैन्स एल्गी प्लस बैक्टीरिया वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो आप एक बार देख सकते हो। एक्शन वर्सेस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जो डाइवर्जेंस है वो आप देख सकते हो। साइक्लिक वर्सेस नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। एंड देन स्टोशियोमेट्री आपको पता होना चाहिए, 9 6 NADPH, ओवरऑल कौन सा मॉलिक्यूल कितना बनेगा गिवन अ सर्टेन वेरिएबल। तो ये जो है इसमें एक क्वेश्चन बनने के डेफिनेटली चांस है। फोटोसिंथेसिस में यूजुअली एक क्वेश्चन आता है दैट यू कैन डेफिनेटली लुक एट। देन यू हैव द नेक्स्ट टॉपिक ह्यूमन फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स। इसमें जो है आपके प्रोसेसेस जो है इंपॉर्टेंट है, न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है वो इंपॉर्टेंट है, एक्शन पोटेंशियल इंपॉर्टेंट है, जो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें जो रास वाला जो ओवरऑल रेगुलेटरी मेथड है वो इंपॉर्टेंट है, जितने भी हार्मोन्स है जो रेगुलेट करते हैं यूरिन के आउटपुट को, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो एक्शन पोटेंशियल, ओवरऑल CO2 कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, आपका जक्स्ट्राग्लोमेरुलर अपैरेटस एंड रास का जो कैस्केड है वो इंपॉर्टेंट है। सो ये सारे जो प्रोसेसेस हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। ह्यूमन फिजियो से जो भी आप सिस्टम्स को स्टडी कर रहे हो उसमें जो रेगुलेट करने वाले जो सिस्टम्स है, कि फॉर एग्जांपल हार्ट बीट में जो आपका QRS कॉम्प्लेक्स है दैट इज इंपॉर्टेंट, जो आपका पूरा ECG का मैप है वो इंपॉर्टेंट है। तो ग्राफ, मैप, इक्वेशन, इस टाइप के क्वेश्चन जहाँ पे भी बन सकते हैं इंपॉर्टेंट है। एंड रेगुलेटरी प्रोसेसेस एंड जस्ट द डिजीजेस, ठीक है, डिसऑर्डर्स दैट यू कैन लुक एट, ठीक है। फिर आते हैं हम बायोटेक्नोलॉजी एंड रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में। यहाँ पे डेफिनेटली कौन कौन से प्रोसेसेस है जिससे हम लोग क्लोनिंग कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट ऑफ DNA का इन अ बैक्टीरिया, दैट यू शुड नो अबाउट। यू शुड नो ओवरऑल कैसे सिलेक्शन होता है, प्लाज्मिड के मैप को कैसे स्टडी करते हैं, सिलेक्टेबल मार्कर्स क्या होते हैं, कैसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को स्टडी करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी का जो एप्लीकेशन है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, बट BT कॉटन बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। सिंथेटिक इंसुलिन का जो है, इंसुलिन को कैसे कोड किया गया था, वो वाला जो प्रोसेस है वो एक बार पूछा जा सकता है, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, दैट यू शुड नो, ठीक है। सो BT कॉटन पे अभी इतने एक क्वेश्चन आया है बट बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आया, तो उस पर क्वेश्चंस बन सकते हैं। सिलेक्टेबल मार्कर वर्सेस रिपोर्टेबल मार्कर्स, तो कैसे आप अपने ट्रांसफॉर्म प्लाज्मिड को सिलेक्ट करोगे, ये के बेसिस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। फिर आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज इकोलॉजी। इकोलॉजी में जो है, जैसे मैंने ऑलरेडी बोला, जो इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है वो बन सकते हैं। स्पीसीज का इंटरेक्शन कैसा होता है, म्यूचुअलिस्टिक है, कमेंसलिज्म है, इसमें क्वेश्चंस आ सकते हैं। एंड इन्वेजिव स्पीसीज पे क्वेश्चंस बनते हैं। बट एक और चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है, एज पिरामिड बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। इन्वर्टेड बायोमास पिरामिड इन एक्वाटिक इकोसिस्टम, एक्वाटिक इकोसिस्टम में जो बायोमास का पिरामिड होता है वो इन्वर्टेड होता है। नाउ दैट्स एन एक्सेप्शन, राइट। सो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद
स्पीसीज जो है आर सिलेक्टेड वर्सेस के सिलेक्टेड स्पीसीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, और इकोलॉजिकल सक्सेशन स्टेजेस क्या क्या होते हैं, लाइफ हिस्ट्री एडेप्टेशन क्या होता है। फॉर एग्जांपल अगर एक ऑर्गेनिज्म है वो उसका हाई चांस है डेथ होने का, तो वो अर्ली इन लाइफ रिप्रोड्यूस करेगा, एक ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेगा, मल्टीपल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेगा। लाइफ हिस्ट्री एडेप्टेशन इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इससे एक क्वेश्चन बनने के चांसेस है। एंड लास्ट द नेक्स्ट थिंग दैट वी कम एट इज एवोल्यूशन एंड ओरिजिन ऑफ लाइफ। यहाँ पे डायरेक्शन सिलेक्शन पे क्वेश्चन बन चुका है ऑलरेडी, बट फिर से बनने के चांसेस है डेफिनेटली। मिलर एंड यूरी का जो एक्सपेरिमेंट है दैट यू शुड नो, स्टेबलाइजिंग वर्सेस डिसरप्टिव सिलेक्शन के जो ग्राफ्स बनते हैं आपके, किस डायरेक्शन में आपका जो ग्राफ है वो मूव करेगा, इसके बेसिस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, सो ये आपके 4 ऐसे बेसिकली ऑप्शंस बनते हैं दैट यू शुड नो। ठीक है, फिर उसके बाद बोटलनेक वर्सेस फाउंडर इफेक्ट आपको पता होना चाहिए, एनालॉगस वर्सेस होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उनके सब टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चंस बनने के चांसेस है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। रिप्रोडक्शन एंड एंडोक्रिनोलॉजी में क्या हो सकता है, बेसिकली एपोमिक्सिस वर्सेस पॉलीएम्ब्रॉयनी में ऑलरेडी क्वेश्चन बन चुका है। फ्लोरल फॉर्मूला इज समथिंग दैट यू शुड नो अबाउट। तो इसके बाद सर्टोली, लाइडिक एंड प्लेसेंटा का जो मैचिंग है, कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ प्रेजेंट है, क्या करता है, उस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल पे क्वेश्चन एज इट इज़ बना नहीं है, बट यू कैन लुक एट इट, थोड़ा मेमोरी बेस्ड टॉपिक है, बट अगर आप कर सकते हो तो आप कर सकते हो। स्पर्मेटोजेनेसिस वर्सेस oogenesis का जो कंपैरिजन है, उसका जो ओवरऑल प्रोसेस है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जर्म लेयर के डेरिवेटिव्स में मैचिंग आ सकता है कि कौन सा स्ट्रक्चर कौन से जर्म लेयर से डेवलप होता है, दैट दे कैन आस्क। एंड उसके बाद हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग हार्मोन्स के बारे में पूछा जा सकता है कि कौन सा रिलीजिंग हार्मोन है वो किसका रिलीज ट्रिगर करता है। ठीक है, सो इस पे क्वेश्चन बनने के चांसेस है। एंड लास्टली वी हैव सेल बायो प्लस एंजाइम्स। तो सेल बायोलॉजी में ऑर्गेनेल्स, ओवरऑल जो आपके प्रोकैरियोट वर्सेस यूकैरियोट का जो डिफरेंसेस है वो आपको पता होना चाहिए, बट एंजाइम वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल जो आपका ग्राफ है एंजाइमेटिक एक्टिविटी का, दैट यू शुड नो। एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में आपको पता होना चाहिए, कोफैक्टर्स, उसके बाद कोएंजाइम्स, एंड देन व्हाट अफेक्ट्स द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, दैट यू शुड नो। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल पे क्वेश्चंस काफ़ी बार बनते हैं, तो माइक्रोट्यूब्यूल जो है सेल वाले चैप्टर में, दैट यू शुड नो अबाउट कि ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या होता है। एंड देन यू हैव दिस ओवरऑल 6 फिल्टर। रिमेंबर जो 6 फिल्टर की हमने बात की थी स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में, वो आपको ध्यान में रखना। एक्सपेरिमेंट है तो इंपॉर्टेंट हो सकता है, कोई भी फॉर्मूला है, ग्राफ है, इक्वेशन है, दैट इज इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद मल्टी स्टेप प्रोसेसेस, एक कोई ऐसा प्रोसेस जिसमें मल्टीपल स्टेप्स है, अलग अलग एंजाइम्स उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी बार बनते हैं, स्पेशली एक्सपेरिमेंट बेस्ड डायग्राम्स। ठीक है, एक्सपेरिमेंट बेस्ड डायग्राम में काफ़ी आता है। मैचिंग द टेबल्स, कौन सा एंजाइम है या फिर कौन सा स्ट्रक्चर है, उसका क्या फंक्शन है। एंड देन रीड एवरीथिंग प्रॉपरली, क्योंकि ऑब्वियस आंसर्स कई बार रॉन्ग हो सकते हैं, सो यू हैव टू रीड इट प्रॉपरली टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। ठीक है, सो होपफुली दिस हैज ओपनड अप सम ऑफ द ऑप्शंस फॉर यू। यू नो एग्जैक्टली कि कौन कौन सा आपको स्टडी करना है, कौन कौन सा आपको स्किप करना है। स्किप वाला वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, दिस वाज अबाउट कि क्या क्या आपको एग्जैक्टली स्टडी करना है। रिमेंबर, आपने जो ऑलरेडी किया हुआ है उसको आपको स्ट्रेंथन करना है। आपने अगर कुछ टॉपिक नहीं पढ़ा है और वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हैवी है, उसको आप अभी के लिए स्किप करो। जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है उसमें आपको ये फिल्टर्स अप्लाई करने हैं एंड आइडेंटिफाई करना है क्या क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ताकि लास्ट मिनट रिविजन में आपको हेल्प हो। So we have tried to go from just PYQ based prep से एक्चुअल प्रिडिक्शन के डायरेक्शन में कि क्या आ सकता है। ठीक है, बेस्ड ऑन किस पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं। सो इफ दिस वीडियो हैज हेल्प्ड यू, प्लीज लाइक द वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। अभी हमारे वन शॉट सीरीज चल रहा है जहाँ पे हम लोग सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो कवर करवा रहे हैं वन शॉट में। तो अब केमिस्ट्री का ऑलरेडी हो चुका है, बायो का होगा, उसके बाद फिर आपका फिजिक्स एंड मैथ्स, चारों सब्जेक्ट का होने वाला है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस फिर से लेके आ रहे हैं जिसमें PYQs भी हम करवाने वाले हैं एंड 100 क्वेश्चन सीरीज में वो इंक्लूडेड होगा। सो मेक श्योर योर सब्सक्राइब टू द चैनल एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज गिव इट अ लाइक एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन।